प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। कहते हैं सितारे कहते हैं, धारे कहते हैं, किनारे कहते हैं। प्रेम की कलियां खिल जाए तो उल्फत कहते हैं, दो दिल जो मिल जाए तो मिल्लत कहते हैं। यही है मिल्लत, यही है मिल्लत, यही है मिल्लत, यही है मिल्लत। इससे पहले ही आर्यवर्त कितने कितने टुकड़ों में बटा, इससे पहले भी कितने कितने बंटवारे हुए दिलों के। राजनीति के चक्रव्यूह में फंस गई भोली भाली जनता। मिल्लत, उसूलों, आदर्शों की बातें करने वाले घर के दरवाजे तक पहुंचकर बन गए हिंदू और मुसलमान। टुकड़े होते रहे आर्यवर्त के, होता रहा देश का अपमान। गंगा कहती है, हिमालय कहते हैं, मस्जिद कहते हैं, शिवालय कहते हैं। दिल की गलियां तंग जो हो तो नफरत कहते हैं, दो दिल जो मिल जाए तो मिल्लत कहते हैं। यही है मिल्लत, यही है मिल्लत, यही है मिल्लत, यही है मिल्लत। असलहों के बगैर लड़ी जाएगी हर लड़ाई, दिलों में फासले पैदा करने वालों के विरुद्ध होगी कार्रवाई। गहरे सन्नाटे और अंधकार को भेदने के लिए बनेगा मोर्चा। एक उजली और नई सुबह की तलाश में आगे बढ़ेगा काफिला। हम नहीं बनाएंगे धर्म को रणभूमि, युद्ध छेड़ेंगे केवल सत्य के नाम पर, ये प्रण है हमारा। चंदा कहता है, नजारे कहते हैं, अखियां कहती हैं, इशारे कहते हैं। फिर से जो बच जाए हम तो जिल्लत कहते हैं, तो दिल जो मिल जाए तो मिल्लत कहते हैं। यही है मिल्लत, यही है मिल्लत, यही है मिल्लत, यही है मिल्लत। चुप! तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मैं यहाँ से गुजर रहा था। कौन हो तुम? और ये लोग तुम्हारी जान के पीछे क्यों पड़े? साहब, हम सब कुछ बताएंगे साहब। मेरा नाम सूर्या है, मुझे यहाँ से ले चलिए साहब। हाँ ठीक है ठीक है, आओ मेरे साथ। मार्च को पूर्वी क्षेत्र में दंगा भड़का था। बात बहुत मामूली सी थी। म्युनिसिपल नल पर पानी भरने को लेकर दो लोगों के बीच कहासुनी हो गई। एक ने दूसरे को चाकू घोंप दिया और यही वाद विवाद बढ़ते बढ़ते दंगे का रूप अख्तियार कर गया। लेकिन इसमें सूर्या की क्या भूमिका थी? विनय, हर आदमी के भीतर एक चीज होती है, अंतर आत्मा। सूर्या एक बेरोजगार नौजवान है, गरीबी की दलदल में फंसा हुआ। उसे ऐसा करने के पैसे दिए गए थे और बदले में उसे मुंह बंद रखने को कहा गया था। लेकिन थोड़ा पढ़े लिखे सूर्या की अंतरात्मा उसे तंग करने लगी, उसे परेशान करने लगी। उसे पता ही नहीं था कि इतनी जरा सी बात
कितने सारे लोगों की जान ले सकती है। और जब सौदेबाजों को सूर्या की नीयत का पता चला तो वो उसकी जान के दुश्मन बन गए। और सिर्फ 2 दिन बाद जब सारा मोहल्ला सो रहा था तो उन्होंने सूर्या के घर में आग लगा दी। बड़ी मुश्किल से सूर्या अपनी जान बचाकर भागा। सुनो, हम जानते हैं आज न कल वो हमको मार देंगे। वो पहला फुसलाकर हमको पैसा दिया था कि इस काम में कोई खतरा नहीं है। पर साहब, जो आदमी एक चिड़िया ना मार सकता है वो इतनी सारी लाशों का बोझ कैसे बर्दाश्त कर सकता है साहब? कल इत्तेफाक से जब सूर्या पर गोलियां चलाई गईं तो मैं वहीं मौजूद था। वो मेरे हाथ लग गया। अब वो पुलिस सुरक्षा में है। लेकिन सवालात हमें यहीं से घेरने लगते हैं विनय कि दंगों की इस गंदी राजनीति और सौदेबाजी से वाकिफ होते हुए भी हम एक दूसरे का लहू कैसे बहाने लगते हैं? आजादी के इन 50 सालों के इतिहास में नफरत के अध्याय ज्यादा जुड़े हैं। खैर छोड़ो, तुम थाना फोन करके सूर्या की खैरियत मालूम करो। हाँ, हेलो, मैं जनमानस के दफ्तर से शोएब बोल रहा हूँ। हाँ इंस्पेक्टर साहब नमस्कार, आप ही से बात करनी थी। वो सूर्या का क्या हुआ? जी क्या? रिपोर्ट लिखने के बाद आपने उसे छोड़ दिया? ये क्या किया आपने सर? सर कल रात उस पर गोलियां चलाई गई थी, उसकी जान खतरे में है। सर वो हमारे लिए एक अहम सबूत था और आपने उसे छोड़ दिया? जी हेलो हेलो, फोन रख दिया उसने। प्रेशर की क्लियरेंस भी नहीं की। अब क्या करना है? सूर्या को तलाश करना होगा। पागल हो गए हो गए? इतने बड़े शहर में सूर्या की तलाश नहीं हो सकती। और जिन लोगों को तलाश करना होगा वो उसे तलाश कर चुके होंगे। ऐसा क्यों होता है? बार बार क्यों होता है? विनय, मेरा ये यकीन और पुख्ता हुआ है कि मुल्क में विभाजन की दुर्घटना से लेकर आज तक हम कभी नहीं लड़े। हम यानी कि हिंदू और मुसलमान आपस में कभी नहीं लड़े। हमने हमेशा एक दूसरे को एक आसमान, एक छत और एक जमीन पर और एक ही संस्कृति के आगोश में एक दूसरे को गले मिलते हुए देखा है। लेकिन इसी सरजमीन पर कुछ ऐसे लोग भी सांस लेते हैं जिन्हें हमारी ये मिल्लत पसंद नहीं है, जो हमारी इस मिल्लत को रौंदना चाहते हैं। माफ कीजिएगा, जो बीत गया उसे याद करने से फायदा ही क्या? अतीत में ऐसा था ही क्या जो याद रखा जाए, सिवाय उन भयानक पन्नों के जिन्हें पलटते ही सब कुछ बिखर जाता है। दिल लग रहा है तुम्हारा? हाँ, 3 बरसों के इस लंबे संघर्ष के बाद दिल्ली कुछ कुछ समझ में आ रही है। धीरे धीरे अब तुम्हारी दिल्ली पसंद आने लगी है।
दिल्ली मेरी या तुम्हारी नहीं होती। दिल्ली का जिस पर दिल आ गया, दिल्ली उसी की हो गई। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि ये नया काम कैसा लग रहा है? इसमें एडवेंचर है, थ्रिल है, और अगर पत्रकार ईमानदारी से काम करे तो हम एक समाजवाद अपने सपने में बुन सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन स्ट्रगल पीरियड में ये समाजवाद हमसे कितनी दूर चला जाता है। यू नो अफरोज, जब नौकरी नहीं मिली थी तो लगता था नौकरी मिल ही नहीं सकती। कैसे कैसे विचार मन में आते थे उन दिनों। जानते हो, मुझे भी यही सलाह दी गई थी कि अगर मैं अपना नाम अफरोज से बदलकर अंजू रख लूं तो मुझे झट नौकरी मिल जाएगी। पर जीवन में इतना आडंबर क्यों? यू नो, हारते हुए अचानक हम एक निर्णय लेते हैं और बार बार एक ही सच के ऐलान से भी शक की फिजा पैदा होती है। जैसे कई मौकों पर यह बताने की कोशिश करना कि हम मुल्क के लिए ईमानदार हैं। शक की उठने वाली सुइयां ही क्यों नहीं तोड़ देते हम अपने बिहेवियर से? एक बात मानोगे, मुझे लगता है कि हमारी भावी पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से ज्यादा सेकुलर है, और उसका कारण भी है। उन्हें कल के और आज के
लगता है मकान मालिक ने लाइट काट दी है। 2 ही महीने के तो पैसे बाकी थे, हम कौन सा भागे जा रहे थे। तुम्हारे मजहब की है वो? घराने के नाम में क्या रखा है विनय? ये बातें कहीं ना कहीं मजहब से जुड़ जाती हैं। वो अच्छी लगी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे मजहब की है इसलिए अच्छी लगी। कुछ मामलों में हम कितने तंग नजर हो जाते हैं। फोन का बिल भी आया था, 2 दिन में जमा नहीं किया तो फोन कट जाएगा। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। सूर्या, हेलो, हाँ बोलो। मुझे बचा लो साहब, वो लोग मुझे मार डालेंगे साहब। कौन है वो लोग? क्या नाम है उनका? हम सब कुछ बताएंगे साहब, हम सब कुछ बताएंगे। सूर्या, जान को खतरा था तो तुम निकले क्यों थे? अभी हमारा माथा घूम गया साहब उसको देखकर। कहाँ से बोल रहे हो? हाँ, पेट्रोल पंप के सामने वाले एसटीडी बूथ से साहब। हाँ हम पहुंच रहे हैं, वहीं रहना बिल्कुल। मुझे बचा लो साहब। हाँ घबराओ नहीं, बिल्कुल नहीं, हम वहीं पहुंच रहे हैं। क्या बात? सूर्या था, जनमानस का फोन नंबर था उसके पास, वहां से उसने हमारा फोन नंबर लिया। उसकी जान खतरे में है विनय, जल्दी चलो। विभाजन से लेकर आज तक के हुए दंगों का एक सांकेतिक चरित्र था याद में। मगर क्या हुआ? एक आदमी, एक बहुत ही मामूली आदमी की मौत किसी के लिए कोई अहमियत नहीं रखती विनय। मगर सूर्या को सीढ़ी बनाकर हम उन तमाम लोगों तक पहुंच सकते थे जो मुल्क में दंगे फसादों की अगुवाई करते हैं, ठेकेदार कहलाते हैं।
वाकई तुमने एक अहम मुद्दा उठाया है शोएब। एक आदमी, सूर्या की बात छोड़ो, तब भी एक आदमी की मौत या एक आदमी का हादसा हमारे लिए अर्थ क्यों नहीं रखता है? कोई भी इंसान अपने आप में अलग अलग जजीरा नहीं है। हर आदमी इस धरती का एक टुकड़ा है। अरे अगर मिट्टी के एक ढेले को भी समुद्र बहा ले जाए तो मुल्क कम हो जाता है। एक भी भारतीय मरता है ना तो आपस की ताकत में फर्क आता है। हमारी मिल्लत में भी फर्क आता है, और यही है आज के दौर का सबसे महत्वपूर्ण सवाल। दंगे मुल्क की नियति नहीं बनेंगे। केवल भारतीय नहीं, हम दुखी होंगे एक भी व्यक्ति के मरने पर। अफरोज, इस रिपोर्ट का शीर्षक होगा हम सूर्या को नहीं मरने देंगे। मुझे मालूम है आप लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं। कई बारिश में पानी सारा भर जाता होगा, मच्छर आ जाते होंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको स्कूल की समस्या है, बहुत सी समस्याएं हैं आपकी। लेकिन जब तक आप लोग हमें बताएंगे नहीं कि आपकी समस्याएं क्या है और हम अपनी अखबार में लिखेंगे नहीं, तो फिर सरकार तक कैसे पहुंचेगी ये बात? ये सब कहने सुनने की बातें हैं बहन जी, कुछ नहीं होता इन बातों से। होगा क्यों नहीं, जरूर होगा। आप अपनी समस्याएं बताएं तो सही, आपकी बात सरकार तक जरूर पहुंचेगी। आप लोगों को ये सारी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन बस्तियों में जाकर कई बातें मालूम हुई। पिछले साल सिर्फ पोस्टर चिपकाने के मामले को लेकर वहां कई लाशें गिर गई थी। हर साल वहां बाढ़ आती है और हर साल महीने 2 महीने के लिए उन्हें अपना बसा बसाया घर कहीं और आबाद करना पड़ता है। कभी तो अपने आप को आराम दे लिया करो। चलो कम कम। मैं वो स्लम्स वाली रिपोर्ट तैयार कर रही थी। कैसी बन रही रिपोर्ट? ठीक है, चाय। थैंक यू। अफरोज, तुम मेरे बारे में तो सब कुछ जान चुकी हो, मगर कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताया तुमने। अभी वक्त नहीं आया, वक्त आने पे सब कुछ बता दूंगी। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई गहरा राज छिपा हो। क्या सिर्फ एक दूसरे को जान लेना ही काफी नहीं? हम एक दूसरे को जानने के बाद उसके आगे क्यों जाना चाहते हैं? यही तुम्हारी यही बातें तो दिल जीत लेती हैं, बिल्कुल अलग। हाँ, अब चाय पियो। कल घर से चिट्ठी आई थी। शहर में टेंशन है, कुछ समझ में नहीं आता। घर गए हुए भी अरसा गुजर गया। दिल घबरा रहा है तो घर चले क्यों नहीं जाते? घर चले जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? शहर की नाजुक हालत, दूर रहने पर ऐसी चिट्ठियां परेशान करती रहती है। समझ में नहीं आता कि लोगों को क्या हो गया है। सांप्रदायिकता जन्म कैसे लेती है? घर वाले काफी परेशान हैं। पिताजी ने लिखा है कि चिट्ठी मिलते ही घर चले आओ, दिल घबरा रहा है। ऊपर से शहर की ये नाजुक हालत। फिक्र क्यों करते हो विनय, सब ठीक हो जाएगा। देखो, अब हिंदू और मुसलमानों में अंतर है ही कहां। हम और तुम एक ही आकाश, एक ही छत के नीचे रहते हैं, वो भी साथ साथ, एक धरती पर, एक ही कमरे में।
और यही छोटी मोटी तब्दीलियां आने वाले समय का स्वरूप बदल देती हैं। हेलो जनमानस। हेलो, हाँ शोएब। हाँ अफरोज बोलो। विजयगढ़ के पास एक पब्लिक बूथ से बोल रही हूँ। एक जबरदस्त रिपोर्ट है कि कल रात यहाँ डाकुओं ने हमला कर दिया। गांव वाले पहले तो बहुत डरे रहे, फिर हिम्मत करके कुछ लोगों ने मोर्चा संभाला, नाकाबंदी भी की, और हथियारों से लैस गांव वाले जब बाहर निकले तो पता है क्या मालूम हुआ? पता चला कि पास की बाड़ी से कुछ जंगली जानवर गांव में घुस आए थे और उन्हें ही गांव वालों ने डाकू समझ लिया। जंगली जानवर थे, भाग गए बेचारे। सुनो, इस रिपोर्ट की सुर्खी लगाना, अभी भी बाकी है जानवरों में इंसानियत। ठीक है। क्या बात है, इतने चुप क्यों हो? वो विनय के गांव में कुछ पंगा हुआ है, घर से चिट्ठी आई है। कहाँ है विनय? हालात कुछ ज्यादा खराब तो नहीं? नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन परदेश में उसे हिम्मत और हौसले से ज्यादा तसल्ली की जरूरत है। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ है शोएब? कुछ बताओ तो सही। अभी मैं कुछ खास नहीं कह सकता, लेकिन जो खबर आई है वो अच्छी नहीं है। विनय से कहना ज्यादा परेशान ना हो, मैं भी बस पहुंच रही हूँ। भैया ये 2 रुपए रखें। हम बोलता हूँ ना, ऐसा ही। हाँ ठीक है, हो ही जाए ना, ठीक है। ई फाइल हमरा सेक्रेटरी को दे दो, तुम्हारा काम हो ही जाए। अरे घबराए कहत हो, हम कहा दिए ना, तुम हमरे जिले के हो, तुम्हारा काम हम कर देंगे ना। जाओ अब तुम जाओ, हमका देर हो रही है। अरे हम कहा दिए ना तुमसे कि हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? समझते काहे नहीं है, हम नियुक्त तुम लोगों के लिए हुए हैं ना। साहब जी मेरे गैस का सिलेंडर साहब। अरे तुम्हारा गैस का सिलेंडर हो ही जाएगा। अब तुम जाओ, हमको तनिक देश के फ्यूचर के बारे में सोचने दो। जाओ जाओ तुम लोग जाओ। चला ड्राइवर, चला जाते हैं, चला। हाँ जी। ये आदमी, ये जागीरदार साहब हैं। आप पहचाने नहीं क्या? ये पिछली बार ही तो चुन के आए। जागीरदार? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन ये हो चुका है अफरोज, पर तुम्हारे पास क्या सबूत है? पागल हो गई हो तुम। अब एक नया रूप है तुम्हारे पास, नया जीवन है और नया सच। पिछले जीवन के सारे अध्याय, सारे प्रश्न वक्त के कूड़ेदान में फेंके जा चुके हैं। नहीं, मेरी पहचान का एक सिलसिला इस व्यक्ति से भी जुड़ता है। मेरे संघर्ष की कहानी का अंजाम अब चाहे जो हो, ये मेरा फैसला है। असल लड़ाई तो अब आरंभ होगी। मगर तुम्हें पता है अफरोज, इस सच को जानने के बाद तुम्हारा क्या होगा? लोग तुमसे नफरत करेंगे अफरोज। अब चाहे जो भी हो, मेरी पहचान यात्रा अब आरंभ होगी। पागल हो गई हो तुम? जानती हो तुम क्या कह रही हो? कम से कम ऐसे इल्जाम लगाने से पहले आने वाली परिस्थितियों के बारे में तो सोच लिया करो। परिस्थितियां? परिस्थितियां क्या होती हैं? शोएब, विनय, मैं तुम दोनों से पूछती हूँ, क्या परिस्थितियों के आगे बेबस और लाचार हो जाने से हालात ठीक हो जाएंगे? तुम्हारे जनवाद के जंगलों पर भय के बादल नजर आते हैं मुझे तो। गलत हो तुम। आक्रोश और भावुकता आज के दौर में सिर्फ एक कविता बन सकती है, एक जज्बाती सी नपुंसक कविता। हम ये नहीं कहते कि परिस्थितियों के आगे अपने घुटने टेक दो, पर कुछ लड़ाइयां इसलिए भी कमजोर पड़ जाती है कि मोर्चा लेने वाला व्यक्ति निहत्था और अकेला होता है। अफरोज, एक व्यक्ति अगर करप्ट है तो उसे सिर्फ करप्ट कह देने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता। शोएब, ये लड़ाई कोई कविता नहीं है जिसे तुम दोनों परिस्थिति का नाम देकर दबा देना चाहते हो। लेकिन मैंने सोच लिया है, मुझे मालूम है भाई को भाई मानने के लिए किसी दूसरे गवाह की जरूरत नहीं होती। बराबरी किताबों में भले ना उगती हो,
पर बिना किताब पढ़े भी आग में झुलस रहे व्यक्ति को बचाने की कार्यवाही की जा सकती है या नहीं? हाँ, लेकिन मैं जान गई हूँ कि आज के दौर में सच का ऐलान करना एक अपराध है, पर शोएब अब मैं ये अपराध करने पर मजबूर हूँ। सबूत क्या है तुम्हारे पास? सबूत है मेरे पास। उलझन में पड़ गया हूं। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या कहूं। रिपोर्ट तो दिलचस्प है, मगर झूठ हुई तो? सर ये झूठ नहीं है, मैं उसके विरुद्ध जनमत जुटाऊंगी। अगर जनमत नहीं जुटा सकी तो? मैंने कहा ना सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। थोड़ी थोड़ी बूंदें पानी बनकर लोगों को जीवन दान देती हैं। पहले थोड़ा थोड़ा भ्रष्टाचार था, आज वो बढ़ते बढ़ते एक जहरीला पौधा बन गया है। यदि हर आदमी ऐसे एक भी व्यक्ति को बेनकाब करने की हिम्मत जुटा ले तो एक समाधान नजर आता है सर। जाओ कोशिश करो। थैंक यू सर। जगीरा साहब के विरुद्ध जनमत जुटाना है। तुम इस काम को इतना आसान क्यों समझती हो? सबूत क्या है तुम्हारे पास? असलियत मैं बताऊंगी तुम्हें। सर्दी आज हवा बहुत तेज चल रही है। माफ करना, कमरा थोड़ा बिखरा हुआ है। रात देर तक काम करती रही थी ना। देर तक काम करती रही या कुछ और बात है? चिट्ठी है तुम्हारे शायद। अरे थैंक यू। बैठो। थैंक यू। चाय पियोगे या कॉफी? नहीं अभी कुछ नहीं।
ये कहानी जरा और पहले से लेते हैं। उन दिनों मुल्क का बंटवारा हुआ था। एक पनागाह से निकलकर दूसरे पनागाह में फिरंगी बेड़ियों से देश आजाद तो हुआ, पर तकसीम के हादसे ने पूरे मुल्क में फसादात के मुंह खोल दिए। इधर लखीपुर में मारकाट मची तो चौड़ा बस्ती में भी तनाव की फिजा बन गई। वहां के प्रमुख बांके चौधरी ने हालात को नाजुक जानते हुए मीटिंग बुला ली। बांके चौधरी का कहना था कि चारों घर के मुसलमान माल असबाब की परवाह ना करते हुए अपने घर छोड़ दें और पड़ोस के हिंदू घरों में शरण लें। लेकिन शरण देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। ऐन वक्त पर प्रमुख बांके चौधरी ने अपने घर में मुसलमानों को शरण देने का फैसला कर लिया। इनमें ही एक परिवार था शेख सलीम का। पत्नी को मरे हुए तो एक अरसा बीत चुका था। एक जवान लड़की थी अजीजुन्निसा, जिस पर बांके चौधरी के लड़के वीरा की बुरी नजर थी। मेरा तो खून खौल रहा है। लाखीपुरा के बर्बादियों का बदला लिए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा मैं। क्या करेगा तू वीरा? तेरा बाप बांके चौधरी तो खुद उन लोगों को बचाना चाहता है। उस शाम जब बांके चौधरी के यहाँ चलने के लिए शेख सलीम का परिवार अपना सामान बांध रहा था, खुदा खैर करे बेटी, मेरा दिल अनजाने खौफ से लरज रहा है। न जाने आज क्या होने वाला है। रो मत बेटी, ये रोने की घड़ी नहीं, ये हिम्मत और हौसले की घड़ी है। अगर हिम्मत का दामन तूने हाथ से छोड़ दिया तो पता नहीं बेटा हमारा क्या होगा। अल्लाह से दुआ कर कि ये मनहूस घड़ी किसी तरह टल जाए। देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। अच्छी जबरदस्ती है मियां, इसी मोहल्ले में पले बड़े हो, आज तुम्हारा अखलाक इतना गिर गया कि भगवान को भी भूल गए। जिन्होंने अपनों की गैरत जख्मी की वो हिंदू या मुसलमान नहीं थे वीरा, वो दरिंदे थे, वहशी थे, पागल थे, जानवर थे। हाँ हाँ, आज हम भी हो गए हैं जानवर, वहशी दरिंदे। कान खोल कर सुन लो। घबराइए नहीं शेख साहब, आपकी लड़की हमारी लड़की है, वीरा से तो हम समझ लेंगे। अरे गलत हो गई है आप लोगों की जो मुझे रोक रहे हैं। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। लखीपुरा की आग चौड़ा बस्ती तक नहीं पहुंचेगी। इनकी इज्जत हमारी इज्जत है। लेकिन इन लोगों ने तो हमारी इज्जत को अपनी इज्जत नहीं समझा। ठीक है, आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन इतना कह देता हूं कि ये अच्छा नहीं हुआ। वीरा तो चला गया सलीम भाई, मगर नफरत के अंधड़ अभी थमे नहीं है। आप चाहें तो शौक से यहाँ रह सकते हैं, हम शरण देंगे आपको। मगर अभी अभी हेडक्वार्टर से खबर आई है कि जो मुसलमान भाई अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं उनके भेजने का सरकार प्रबंध कर रही है। उसी काफिले के मुसाफिर थे हम, काफिले के मुसाफिर थे हम, जो बिछड़े तो फिर दूर चलते रहे, दूर चलते रहे। काफिले के मुसाफिर थे हम।
मंजिल कोई रास्ता, न मंजिल कोई, कहीं कोई सा बात तक न था, कहीं कोई सा बात तक न था। कहीं दूर तक, कहीं दूर तक आसमां भी न था। उसी काफिले के मुसाफिर थे हम, जो बिछड़े तो फिर दूर चलते रहे, दूर चलते रहे। जो बिछड़े, हाँ बिछड़े, जो बिछड़े तो, जो बिछड़े, जो बिछड़े तो फिर दूर चलते उसी काफिले के अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलल्लाह।